यहाँ देखिएगा, अब इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम x1 इवन इफ इट इज एक्सेलरेटेड इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन या वेरिएबल, ये दोनों के लिए एक साथ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछते इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली आप क्या कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली आप डेल्टा एक्स निकालिएगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली आप इनिशियल पॉइंट देखेंगे और कौन सा पॉइंट देखेंगे, फाइनल पॉइंट देखेंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू x3 माइनस x1, दिस इज योर आंसर, करेक्ट। बट एक्चुअल में पार्टिकल का पाथ ए था। अब इस डायग्राम को देखकर बताइए तो क्या डिस्टेंस सेम रहेगा? डिस्प्लेसमेंट का तो लेंथ ऑफ एरो बस इतना ही रहा ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, राइट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सिंपली x3 माइनस x1, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बट खुद लॉजिक लगाई तो डिस्टेंस क्या है, जितना डिस्टेंस कवर किया वो वही डिस्टेंस है, ज़्यादा क्यों, क्योंकि इसको घूम कर आना पड़ा, इसको ऐसे आना पड़ा, अब वापस, तो कितना इसमें डिस्टेंस मिसिंग रहेगा डिस्टेंस निकालने के टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में। आपको लगता है कि ए वाला पार्ट मिसिंग रहेगा, राइट। इसका मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक हो सकता है। देखिए आज का टॉपिक है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस, राइट। और नीट का बहुत सारा क्वेश्चन में या इवन जेईई मेन में वो डिस्प्लेसमेंट ना पूछ कर डिस्टेंस पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक होने का चांस है। और एक मैं पहले आपको सॉल्व करके बताता हूँ मेडिकल मेथड, मतलब नीट वाले बच्चों कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जनरली मैथमेटिकल कम से कम इन्वॉल्व हो, मजबूरी है वहाँ पे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे कल मैं दिखाया कि किसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, मॉडुलस ऑफ डी एक्स, मॉडुलस ऑफ डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, बट डी एक्स का इंटीग्रेट करके मॉडुलस लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये मैंने आपको कल बताया था। तो एक्चुअल में डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ मान लेते हैं कि इस पॉइंट का एक बोल देते हैं, सपोज कीजिए कि इसका मैंने नाम दे दिया x1 डैश, इस कोऑर्डिनेट का, करेक्ट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर आपको पता चल जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद यहाँ देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए आप इस लेंथ को क्या कीजिएगा, इसको एक स्ट्रिंग मान लीजिए, पूरा ऐसा फैला दीजिएगा, ऐसे यस टान देंगे, तो पूरा जो लेंथ आएगा वही क्या रहेगा, मेरा डिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ तक का मुझे बता दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताइए, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताइए, करेक्ट, तो मेरा कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगा, राइट, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि डिस्टेंस के लिए क्या x1 डैश माइनस x1 का मॉडुलस
मैंने कहाँ से कहाँ तक लेंथ निकाला? ए से बी तक का निकाला, और उसके बाद x2 माइनस x1 डैश का मॉडुलस। फिर मैंने कहाँ से कहाँ तक लेंथ निकाला? b से c का निकाला, और अगेन x3 माइनस x2, ये मैंने कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस निकाला? ए से b तक का डिस्टेंस हो गया, ए b से c तक का डिस्टेंस हो गया, और c से d तक का। तो वन डायमेंशनल मोशन में या तो x मोशन रहेगा, या तो y मोशन रहेगा, नहीं तो z मोशन रहेगा, और आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो डायग्राम मैंने दिखाया कि अगर मुझे पता है कि पार्टिकल ऐसे ऐसे टर्न करके ऐसे आया है वन डायमेंशन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो कहीं पे मिस्टेक होने का चांस रहेगा, बट क्वेश्चन में तो ऐसे दिखाया नहीं रहेगा। क्लियर कट क्वेश्चन में आपको दिखाया रहेगा तो कोई भी निकाल लेगा कि दिस इज डिस्टेंस, राइट। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन रहेगा, आपको क्रॉस चेक करना है कि पार्टिकल कहाँ कहाँ पे अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक किया है, चेंज किया है। पार्टिकल अपना कहाँ कहाँ पे किस किस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया। अगर पार्टिकल ए से, एक मिनट, पार्टिकल अगर ए से डी तक जाते हुए कहीं भी अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन वन डायमेंशन में चेंज नहीं करता, तो नहीं लगता कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही डिस्टेंस होता? तो उस टाइम पे क्या हो जाता? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बिकम्स व्हाट? डिस्टेंस हो जाता। करेक्ट है ना? आप समझे क्वेश्चन को? मैंने बोला कि ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में अगर पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता, करेक्ट, तो बिल्कुल एक लाइन पे एक्स एक्सिस पे जाता रहता, तो उसका तो ऐसा मूवमेंट रहता डायरेक्ट ए से डी। अगर इस पाथ पे पार्टिकल आता, तब बताइए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस डिफरेंस रहता है, सेम रहता? सेम रहता। गड़बड़ तो इस वजह से हुआ वन डायमेंशन में। ये समझ में आ गया? ओके। तो एक्चुअल में हम लोग को डिस्टेंस निकालने के टाइम पे किस किस पॉइंट पे अलर्ट होने का रिक्वायरमेंट है? जहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, अब मान लेते हैं कि दिस डायरेक्शन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब पार्टिकल ए से स्टार्ट किया है तो ए से बी तक तो उसका वी एक्स पॉजिटिव रहा होगा। अब बी से सी तक वी एक्स निगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्ट तो होगा नहीं स्टूडेंट, उसको कम्स इनटू रेस्ट होना पड़ेगा। लॉजिक है ना? डायरेक्ट फिजिक्स में अगर पार्टिकल, हम लोग रेस्ट एंड मोशन का बात कर रहे हैं, तो ए से सी तक जाने में बी पे उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब है कि बी में डैम सी और पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहा है? वी एक्स क्या हुआ है? उसके बाद बी से सी तक जाते हुए उसका वी एक्स निगेटिव रहा होगा। अब बाद में सी से डी तक पॉजिटिव हो गया, फिर से क्या हुआ होगा? अगेन पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका शॉर्टकट ट्रिक है कि पार्टिकल का वेलोसिटी जहाँ जहाँ जिस जिस पॉइंट पे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले उन दोनों पॉइंट के बीच का या दो टाइम इंटरवल के बीच का अगर आपसे पूछ रहे हैं तो उसके बीच में आपको फाइंड आउट करना है कि वेयर द पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट। अरे वन डायमेंशनल मोशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और अगर उस टाइम इंटरवल या उस पॉइंट के बीच में पार्टिकल नॉट ए सिंगल पॉइंट पे रेस्ट में नहीं आया है, मतलब वो पार्टिकल अपना वन डायमेंशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज, तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बट अगर उसके बीच में कहीं पे चेंज हुआ, अगर वी एक्स 0 हुआ है, करेक्ट, इसका मतलब है कि हम लोग को वहाँ पे अलर्ट होना है, करेक्ट। इसका मतलब है कि हम लोग को कहाँ कहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए? जहाँ जहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आएगा वहाँ वहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, करेक्ट। और अगर एक कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है कि डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग प्रॉब्लम को पॉइंट में ब्रेक करेंगे। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में भी मुझे और पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट। कहाँ कहाँ का कोऑर्डिनेट? वेयर द पार्टिकल कम्स इनटू। तो अगर ए से डी के बीच में बी और सी पे पार्टिकल रेस्ट में आया है तो मुझे बी का कोऑर्डिनेट चाहिए और सी का चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम जहाँ तक रेस्ट में आया उसका डेल्टा एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मॉडुलस लेंगे। तो वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, करेक्ट। पार्टिकल जहाँ तक अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं किया है उसके बीच में
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम रहेगा मैग्नीट्यूड, राइट। तो ए से बी के बीच में चेंज किया था, नहीं किया। तो इसके बीच में डिस्टेंस अगर S1 है तो ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, बी से सी के बीच में, सिर्फ बी से सी का बात कीजिए, पार्टिकल अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया है। तो बी से सी के बीच में अगर S2 है तो बी से सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। और सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच हम लोग तोड़ दिए इस प्रॉब्लम को, राइट। लेकिन मेरा टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 रहेगा। तो S1 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन। S2 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन। और S3 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, दिस वन। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, या पॉइंट वाइज लिखवा दे, ये कल लिख लीजिए, पहले डायग्राम बनाइए, इसमें प्रॉब्लम लेंगे, डोंट वरी। पहले डायग्राम बना लीजिएगा, जैसे मैंने दिखाया है। ए हुआ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड टी। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत आसान है, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट। In one dimensional motion, if particle does not change direction of velocity, if particle does not change direction of velocity, between two given point, or between given time interval, or between given time interval, then magnitude of displacement becomes distance. Then magnitude of displacement becomes distance. Second point, if between two given point or given time interval, particle changes direction of velocity, particle changes direction of velocity, then distance and magnitude of displacement between two given point are different. Distance and magnitude of displacement between two given point are different. यहां तक हो गया। एक और पॉइंट बनाइए, या उसी में कंटिन्यू कर सकते हैं, इसी में फुल स्टॉप देकर कंटिन्यू कर लीजिए। फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस, उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस फॉर दिस केस, उसी में कंटिन्यू कीजिए। फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू के, फॉर दिस केस, फाइंड द क्या था, फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस फॉर दिस केस, फाइंड modulus of delta x between the points separately, find the modulus of delta x between the points separately where particle comes into rest.
and summation of these gives the value of distance. And summation of these gives value of distance. देखिए इसको एक्चुअली इसमें कहानी बनाने का कोई बात नहीं था, जस्ट इसको डायग्राम से समझ गए वो काफ़ी था। फिर भी आपको रिवीजन के टाइम के लिए कि अगर ए से डी के बीच में पार्टिकल अगर अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है तो किस किस पॉइंट के बीच का मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स चाहिए, वेयर पार्टिकल कम्स इनटू। इसका मतलब है कि ए से स्टार्ट किया तो कहाँ पे रेस्ट में आया, तो ए से बी के बीच में मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स, तो वो S1 दे देगा। बी से जब चला तो फिर कहाँ पे आया, तो बी से, इसका मतलब आपको इंटरवल ब्रेक करना है। डेल्टा एक्स का मॉडुलस लेने के लिए क्या ब्रेक करना है, और ए से डी के बीच में कितना इंटरवल लेंगे, 3 इंटरवल लेंगे, 1 2 एंड 3, और यहाँ से यहाँ तक का अलग डेल्टा एक्स निकालेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में अलग डेल्टा एक्स निकालेंगे, और यहाँ से यहाँ के बीच में अलग डेल्टा एक्स निकालेंगे। करेक्ट। इसका मतलब है कि इस डायग्राम में पार्टिकल कितना बार रेस्ट में आया है, 2 बार। अगर पार्टिकल 3 बार रेस्ट में आता तो कितना इंटरवल होता, 4 होता। और कौन कौन सा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट तो पता ही रहेगा आपको, लेकिन उसके बीच में कौन कौन सा कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट होता, जहाँ पर 3 बार पार्टिकल रेस्ट में आया है। करेक्ट है ना। चलिए एक क्वेश्चन बनाइए। ए पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, ए पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड and x is this one from origin. Particle moving with initial velocity 20 meter per second with acceleration x equal to minus 10 meter per second square. पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल between 0 to 3 seconds. Find the displacement of particle between 0 to 3 seconds. जीरो से 3 सेकेंड के बीच में, मतलब टोटल टाइम इंटरवल कितना, 3 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। चलिए स्टूडेंट, इसको ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई कीजिए जितना भी कॉन्सेप्ट अभी सिखाया। और एक्सेशन कांस्टेंट है, इसका तो वही 3 इक्वेशन से काम चलाना है। डिस्प्लेसमेंट की तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी हमारा देखिए क्या है, वो
फार्मूला था किसी खास इंटरवल में थर्ड सेकेंड मतलब 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का बात है। फिफ्थ सेकेंड nth सेकेंड मतलब वो उसमें इंटरवल 1 सेकेंड का होता है। उसमें क्या है थर्ड सेकेंड या 0 से 3 सेकेंड के बीच में ईच इंटरवल इज 1 सेकेंड। बट वो जो फार्मूला दिए थे u प्लस a into 2n minus 1/2 वो किस लिए था? उस पार्टिकुलर इंटरवल के लिए था। 4 सेकंड का मतलब क्या? 0 से 4 सेकंड या 4 सेकंड का मतलब 3 से 4 सेकंड के बीच का बात। सॉल्व टू सम करना कुछ नहीं है, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। आज जो थ्योरी पढ़ाया बस सिर्फ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट भाई बच्चों का गेम है, डेल्टा x टू ux प्लस हाफ x टू स्क्वायर लगाना है, राइट? इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं, पास पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो फार्मूला पास की खाल नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो सबका आ गया आपको। मेरा आंसर क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बताइए। आज जो सिखाया कितना है आपका? ये नीट का लेवल का क्वेश्चन है भाई, इसमें 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब हम लोग स्लो हैं। आप खुद ही जज बनिए, नहीं तक एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसमें कोई लेंदी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस, राइट? इसमें ही बच्चे मिस्टेक करके आ जाएंगे। कितना है आपका आंसर? कोशिश कीजिए। चलिए अब यहाँ पे मेरे साथ सीखिए इसको। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डेल्टा x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और यहाँ पे t इक्वल टू कितना सेकंड पुट करेंगे? ये पता है ना कि ये था t माइनस 0 वाला फार्मूला था। ये फार्मूला यहाँ देखिएगा रागनी मिश्रा, ये भी जाना जरूरी है। ये फार्मूला अगर लगाते हैं तो पता है ये फार्मूला में इनिशियल टाइम 0 होता है भाई। ये फार्मूला ये आया था, दिस इज द पावर ऑफ डेरिवेशन, राइट? मतलब अभी तक हम लोग क्या किए कि सिर्फ फार्मूला देखते रहे हैं, फार्मूला का डेरिवेशन के अंदर गए ही नहीं थे। मेन फार्मूला ये था ना, जिसमें हम लोग स्पेशल केस क्या लिए थे, टी इफ टी नॉट इक्वल टू 0 क्या लेता, तो यहाँ पे आ गया था। इसका तो ये फार्मूला का क्या है कि ये फार्मूला तब आपके लिए काम करेगा जब स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल टू वाट 0। 1 मिनट, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ देखिए टी इक्वल टू 2 सेकेंड रहता तो क्या ए रखते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल टू, अगर हम लोग 2 सेकेंड से 2 सेकेंड से ले रहे हैं फॉर एनी टाइम टी, तब फार्मूला बनता टी माइनस 2। क्या बनता? डेल्टा टी लेकर टी माइनस 2 बनता। करेक्ट है ना? एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखेंगे सब लोग। तो ए तो निकल गया होगा 20 इंटू 3 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 9, कितना हो गया? 15 मीटर। और हम लोग को कौन सा टाइम के बीच में काम करना है? 0 से 3 सेकेंड।
तो आपको क्या चेक करने के लिए निकाले हैं? फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस आप पहले श्योर हो जाइए। किस बात के लिए? कि पार्टिकल ने अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया है नहीं किया है। इनिशियली पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, करेक्ट। तो उसको सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको Vx का एक्सप्रेशन चाहिए होगा, तभी तो आप जीरो करके चेक करेंगे। जहाँ पर जीरो होगा इसका मतलब डायरेक्शन चेंज किया है। तो Vx इक्वल टू क्या लिखेंगे? Ux प्लस एक्स इंटू टी, करेक्ट है ना। और Ux कितना, ये कर दें -10t। अब Vx इक्वल टू जीरो कीजिए तो 20 माइनस 10t इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। देन t इक्वल टू कितना सेकेंड? ओके, इसका मतलब है कि पार्टिकल 0 से 3 सेकेंड के बीच में एक बार रेस्ट में आ गया है। इसका मतलब पार्टिकल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था 0 t इक्वल टू 0 पे, राइट। अब कितना टाइम आया जहाँ पार्टिकल रेस्ट में आया है? हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट बिटवीन 0 to 3 सेकेंड? इसका मतलब है कि एक ही बार वो पार्टिकल जा रहा था t इक्वल 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड पे रेस्ट में आया, अब वापस यहाँ से मुड़ गया और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कहीं यहाँ रहा होगा। लॉजिक है ना। वापस ऐसे होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो वैल्यू आया है क्या टाइम का आपका? आपको एक ही वैल्यू आया है टाइम का। इसका मतलब 0 से 3 सेकेंड के बीच में हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट। इसका मतलब है कि इसका निकालने के लिए कहाँ पे, इसका मतलब है आपको किसका किसका कोऑर्डिनेट चाहिए? इसका तो कोऑर्डिनेट पता ही था, x नॉट इक्वल टू व्हाट? 0। अगर x1 का वैल्यू पता चल जाए, करेक्ट, और a वैल्यू आपको पता है, बोलिए कैसे? x माइनस एक्स नॉट, करेक्ट। ये कहाँ का x था? 3 सेकेंड का। ये कहाँ का x था? 0 सेकेंड का। ये 3 सेकेंड का और ये 0 सेकेंड का। तो अगर हम लोग इसका नाम x नॉट देते हैं, इसका नाम x1 देते हैं और इसका नाम x2 देते हैं, t इक्वल टू 3 सेकेंड का, तो ये आपका x इक्वल टू x नॉट तो 0 है ना, 15 मीटर। इसका मतलब है कि कौन सा वैल्यू आपको मिल चुका है? x2 मिल चुका है। कौन सा मिला है? डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। बहुत आसान है, यहां तक समझ में आया? वही तो मैंने थ्योरी आज पढ़ाया कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ऑलवेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, पढ़िए तो दोनों पॉइंट। यस, तब सेम नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है वो बताइए तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का आप इस बात का फाइंडिंग कैसे कीजिएगा? हाउ कैन यू डिसाइड? बिल्कुल उल्टा पुल्टा नहीं बोलना है, जो लिखवाए हैं वही पढ़िए। सेकंड पॉइंट, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है पॉजिटिव से निगेटिव होना, राइट। तो पॉजिटिव से निगेटिव होने के लिए 0 होना पड़ेगा ना पहले। तो मैंने क्या लिखवाया, पूरा पैराग्राफ पढ़िए। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बात? फिर से एक पैराग्राफ पढ़िए। इतना तोड़कर चीज़ों को तो समझाए हैं। तो डायरेक्शन चेंज होने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पार्टिकल कहाँ पे कम्स इनटू रेस्ट हुआ है। कोई वैल्यू पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव हो गया, लेकिन क्राइटेरिया के पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब उस 0 से 3 सेकेंड के बीच में आपको क्या निकालना है? वेयर द पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, जहाँ पे, क्योंकि अभी क्या था? पॉजिटिव, करेक्ट, पॉजिटिव है ना। ये पॉजिटिव, इसका मतलब पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो पता है। लेकिन 0 से 3 सेकंड के बीच में मुझे नहीं पता कि उसने कहीं पे अपना डायरेक्शन चेंज किया या नहीं किया। इस बात को पता करने के लिए क्या करेंगे? टाइम निकालेंगे, द टाइम एट विच पार्टिकल कम फर्स्ट टाइम कम्स इनटू रेस्ट, या हाउ नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट बिटवीन 0 to 3 सेकंड। तो उसके लिए Vx का एक्सप्रेशन निकाले और इसको इक्वल टू 0 किए, क्या मिला? 2 सेकंड। इसका मतलब है कि 0 से 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल एक बार रेस्ट में आया है। क्या आया है? तो रेस्ट में आया है, लेकिन उसको पार्टिकल रेस्ट में आया है, लेकिन वो कितना बार रेस्ट में आया है? एक बार। मतलब परमानेंटली रेस्ट में हो गया या सिर्फ एक बार रेस्ट में आया है? एक बार रेस्ट में आया है, करेक्ट।
इसका मतलब है कि 2 सेकेंड के बाद फिर से वो चलना स्टार्ट कर दिया, किधर जा रहा होगा? तो अब जा रहा होगा अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। किधर जा रहा होगा? अब फिर भी यकीन नहीं है तो इसमें t इक्वल टू 2.5 पुट करके देख लीजिए, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसका मतलब है कि जिस टाइम इंटरवल के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा उसके बीच में, उसके लिए आपको वी एक्स एक्सप्रेशन निकाल कर जीरो करना है और देखना है कि टाइम, और उसके बीच में अगर वो टाइम पार्टिकल जितना बार रेस्ट में आया है और वो टाइम अगर उसके उस टाइम इंटरवल के बीच का है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा। इसको डायग्राम से कुछ ऐसे सीखिए, समझिए। यहां तक तो समझ में आ गया है? तो आपको नहीं था कि सिचुएशन बिल्कुल इस तरीके का रहा होगा कि पार्टिकल एक्स नॉट इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, करेक्ट। अब पार्टिकल कहाँ पे रेस्ट में आ गया स्टूडेंट? 2 सेकेंड पे पार्टिकल का वी एक्स क्या हो गया है? 0। उसके बाद किधर मुड़ा? ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, करेक्ट। उस पार्टिकल पीछे मुड़ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे मुड़कर वापस ऐसे होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पार्टिकल एक ही बार रेस्ट में आया है, मुझे टाइम का एक वैल्यू मिला है। हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स? इस पूरे प्रॉब्लम के लिए, इस पूरे प्रॉब्लम के लिए, नॉट इवन कि उस 0 से 3 सेकंड के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट? ओनली 1 टाइम रेस्ट में आएगा। 0 से 2 सेकंड तक अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करता रहेगा और 2 सेकंड के बाद परमानेंटली अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो परमानेंटली अलॉन्ग निगेटिव एक्सिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ही बार पार्टिकल रेस्ट में आया है, करेक्ट। तो उसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज एक बार होगा। पहले पॉजिटिव एक्सिस पर जा रहा था, बाद में 2 सेकंड बाद किधर जाना स्टार्ट कर देगा? यस, करेक्ट है ना। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे आ गया और उसके बाद पार्टिकल नहीं लगता कि चेंज होने के बाद ऐसे मूव करना स्टार्ट हुआ होगा और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कहीं यहाँ रहा होगा। तो आपने जो निकाला फर्स्ट क्वेश्चन में वो डेल्टा डिस्प्लेसमेंट निकाला था, राइट। क्या निकाला था? कि डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, करेक्ट। तो आपको नहीं था कि ये वाला पार्ट डिस्टेंस के लिए मिसिंग रहेगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा? आपने तो क्या निकाला? ए वैल्यू निकाला जिसका वैल्यू का नाम क्या कितना था? 15 मीटर, करेक्ट। तो क्या इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस देगा? नहीं देगा। तो आपको फिर चाहिए क्या? सर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला था कि किसके किसके बीच का डेल्टा एक्स सेपरेटली निकालना है, ब्रेक करना है। तो इस पूरा जर्नी 0 से 3 सेकेंड के बीच में कितना के इंटरवल लेंगे? 2 इंटरवल, एक ए से बी तक का लेंगे और एक बी से, और दोनों इंटरवल का अलग अलग डेल्टा एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो डेल्टा एक्स कहाँ के बीच में? ए से बी, और उसका डेल्टा एक्स निकालने के बाद अलग से मॉडुलस लेंगे और फिर कहाँ के बीच में? बी से सी, और तब ये जो वैल्यू मिलेगा वो कंप्लीट मुझे क्या देगा? डिस्टेंस देगा, करेक्ट है। तो आपको नहीं लगता कि ए से बी तक का डेल्टा एक्स निकालने के लिए बी का एक्स चाहिए? क्योंकि आपको ए का एक्स तो मिल चुका, सी का भी एक्स मिल चुका है, सिर्फ कौन सा एक्स निकालने से आपका काम बन जाएगा? बोलिए बी का। तो बी का एक्स आप नहीं निकाल सकते हैं, कौन सा फार्मूला से? 0 से 2 सेकेंड के बीच का डेल्टा एक्स, क्या कौन सा? तो ए से बी तक के लिए तो डेल्टा एक्स लगा सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, करेक्ट है ना। और x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 20t और माइनस 5t स्क्वायर लिख सकते हैं सर। और x नॉट क्या है? 0, तो 20t माइनस 5t स्क्वायर। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक क्या है सर? दिस एक्सप्रेशन ऑफ x वर्सेस टाइम क्या है? ये तो इस इक्वेशन का पावर इतना है कि ये तो किसी भी टाइम का पोजीशन बता देगा आपको, x का कोऑर्डिनेट, करेक्ट। मैंने अभी कोई इंटरवल नहीं लिया, इसको हटा देते हैं। यहाँ तक आने के बाद ये क्या देगा सर? ये किसी भी टाइम पे x का कोऑर्डिनेट बता देगा, करेक्ट। अगर हम लोग t इक्वल टू 0 को रेफरेंस लेते हैं तो ये किसी भी टाइम पे उसका कोऑर्डिनेट बता देगा। तो आपको किस टाइम का कोऑर्डिनेट का रिक्वायरमेंट है? 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 3 सेकंड का तो आपको पता ही है। तो इसमें t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दीजिए, क्या आएगा? देखिए तो
t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 20 इंटू 2 और -5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20 मीटर। इसका मतलब है कि अगर इसका नाम x1 देते हैं तो ये वैल्यू कितना है 20 मीटर है। करेक्ट है ना। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब डिस्टेंस के लिए बताइए क्या करना है। तो a से b तक का डेल्टा x निकालिए। तो a से b तक का डेल्टा x कितना होगा 20 माइनस 0, 20 माइनस 0। ये कहां से कहां तक का डेल्टा x निकालकर मॉडुलस ले रहे हैं a से b तक का। अब b से c तक का डेल्टा x 15 माइनस 20 का मॉडुलस। ये कहां से कहां तक का फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, राइट। b से c तक लिए हो गया, इनिशियल हो गया क्या। और अब वैल्यू बताइए 25 मीटर। करेक्ट है ना। सर हम उसी एक्सप्रेशन में 0 से 2 और 0 से 3 लेके उसमें ux 0 पुट करके जब रेस्ट में आएगा वैसे भी कर सकते हैं। देख कर सकते हैं, बहुत ही इसका तरीका है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बहुत आसान तरीका के अकॉर्डिंग चलें। और सबसे आसान आप लोगों को समझाने के लिए मुझे यही तरीका लग रहा है वन डायमेंशन के लिए, खास करके नीट के लेवल के लिए मुझे सबसे आसान ये लग रहा है। तो आई विल सजेस्ट यू कि इसी को फॉलो कीजिए। इसमें चीज़ों को तोड़ दिए ना कि अगर जिस टाइम इंटरवल के बीच में, इस पर एक दो क्वेश्चन और लेंगे, जिस टाइम इंटरवल के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को Vx इक्वल टू 0 करना है। और कहाँ कितना टाइम से 0 रेस्ट में आया, जितना बार रेस्ट में आएगा उतना बार वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। और जहाँ जहाँ पे रेस्ट में आया है इनिशियल पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट आपको पता ही रहेगा। 1 मिनट 0 से 5 सेकेंड के बीच का अगर बात रहता, ये मेरा आंसर आ गया, यहाँ तक समझ में आया। 0 से 5 सेकेंड के बीच का अगर बात रहता, लेट अस सपोज, तो 0 से 5 सेकेंड का बीच का बात रहता तो 0 सेकेंड पे तो आपको कोऑर्डिनेट पता ही रहेगा और 5 सेकेंड का भी आप निकाल लेंगे। करेक्ट। अब उस 0 से 5 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस अगर पता करना रहेगा और तो सबसे पहले क्या करेंगे Vx का एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब Vx इक्वल टू 0 करेंगे और देखें कितना बार पार्टिकल रेस्ट में आया। करेक्ट। मान लेते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल रेस्ट में आया है। इसका मतलब है कि आपको कहाँ से कहाँ के बीच में अलग अलग डेल्टा x निकालना है। 0 से 2, फिर 2 से 4 और 4 से 5। करेक्ट। आपको समझाने के लिए स्पेशली फॉर रागनी मिश्रा। यहाँ देखिए, इसको लिखना नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है भाई, आएगा तो पक्का, नहीं आएगा तो इतना एफर्ट ही नहीं लगाएंगे, राइट। बट इस क्वेश्चन में ये भी डैम श्योर हूँ कि मेडिकल वाले 99% बच्चे इसको मिस्टेक करके आएंगे और डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर को डिस्टेंस में टिक लगा देंगे। और जो बात आप सोच रहे हैं वही बात तो क्वेश्चन सेटर भी सोच रहा है। वो भी, उनको भी पता है कि मेडिकल वालों को फिजिक्स कितना स्ट्रॉन्ग होता है तो वो भी सेम चीज़ को सोच रहे हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन, मतलब एक्चुअल फैक्ट इज़ दैट कि नीट में फिजिक्स का लेवल नहीं होता है, मतलब वहाँ से एक्चुअली फिजिक्स स्टार्ट होती है। लेकिन हम लोग शुरू से ही इसको इतना ना मतलब इग्नोर करते रहे, इतना इग्नोर करते रहे इस सब्जेक्ट को, जब से 10th पास की अच्छा मेडिकल तैयारी करना है, चलो फिजिक्स से छुटकारा मिल गया। नहीं, पहला बात तो सबसे ज़्यादा अपार खुशी होती है मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अल्ले दे के मैथ पढ़ना पड़ेगा। सबसे शौक कब लगता है कि मैथ सोच रहे थे अब तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, अब फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो बिना मैथ का आगे बढ़िएगा, सवाल ही नहीं है। मतलब आप लोग को तो कुछ नहीं है भाई, आपके पीछे वाले बेंच पे ही एक स्टूडेंट बैठते थे गुरुकुल ग्रामर के, आज से 3-4 साल पहले की बात है। हर बैच में मैं सुनाता हूँ इस स्टोरी को। मतलब उनके अंदर जज्बा और मोटिवेशन बहुत था कि मतलब, और कोई ब्रांडेड कोचिंग से 2 साल क्लास करके आए हुए थे। उस टाइम पे बड़ा वाला ब्रांड नहीं आया था, ब्रांड में भी थोड़ा सा कंपेयर हो गया ना। तो एक्चुअल में जब उनको जहाँ भी रेस्ट एंड मोशन, तो मैं तो आपके बैच में मैथमेटिकल टूल पढ़ा दिया ना, अदरवाइज ड्रॉपर बैच में कोई भी टीचर इन करेगा तो क्या कुछ तो सपोज करके आएगा कि इंटीग्रेशन आता होगा, डिफ्रेंशिएशन आता होगा, बहुत हेल्प करेंगे तो ग्राफ सिखाएंगे। अब dy/dx में सिखा रहे हैं x के स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना, सोचिए तो रोना ही आएगा ना। जो ड्रॉपर बैच का क्लास लेने आ रहा है टीचर, मुझे नहीं आया लेकिन मतलब फिर भी तो उतना तो टाइम चला गया मेरा।
वो टाइम इंटरवल चला गया। तो जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंस आता था तो देखते बायो और केमिस्ट्री में बहुत खुश रहते हैं। एक दिन अचानक से फिजिक्स क्लास में मैंने इंटीग्रेशन कर रहा था कुछ, और रोना स्टार्ट करती है, रियल में रोना स्टार्ट करती है। मतलब गंगा जमुना सब चल रहा था। तो उसके बाद मैं शौक हो गया कि ऐसा क्यों हो। तो मैं बोला कि मतलब होता नहीं कभी कभी गुस्सा में टीचर डांट देते हैं। मैंने कहा ऐसा तो आज के क्लास में कुछ बोला ही नहीं है, मतलब और अगर टीचर डांटते भी है तो इसका इतना दिल से लेना की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टीचर का एक फंडामेंटल राइट बनता है कि स्टूडेंट को डांटेगा, और स्टूडेंट का फंडामेंटल राइट बनता है सुन लेना, क्योंकि डेली का बात है, ये चलते रहेगा जब तक सिलेबस है। तो फिर उनको बुलाया, फिर मैं पूछा मतलब फिर कभी कभी ठीक है क्लास जैसे तैसे चला, बोला प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि 10 साल से पढ़ाता हूँ, आज तक मेरे से कोई स्टूडेंट नाखुश नहीं होता है, नहीं डांटता हूँ, डांटता भी हूँ तो प्यार से समझाता हूँ तुम्हारे लिए डांट रहा हूँ। तो नहीं सर बात वो नहीं है, बात है कि सर मैथ जहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे मुझे सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, मुझे समझ में ही नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं इंटीग्रेशन में। मतलब मैथ का जो लेटर था तो लिखता आपने तो 2 साल क्लास कहीं से करके आया। तो सर 10th में ही मुझे कोई बता दिया सीनियर या कोई कि अब बायो ले रहे हो, मैथ बिल्कुल टच मत करना। और वो मैथ के वजह से हम कहते मैथ तो ठीक है टच नहीं करना, केमिकल काइनेटिक्स कैसे पढ़ लिए है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में तो बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंस आता है। अब बोर्ड आप देकर आए हैं तो सर फार्मूला बेस्ड था तो काम चल गया, थ्योरेटिकल था उतना से काम चल गया, तो बहुत बड़ा था। इसलिए सबसे पहले तो मेडिकल वाले बच्चों को बहुत तरीके से फिजिक्स स्टार्ट नहीं करना चाहिए। 11th वाले देखते हैं प्लेलिस्ट फाइल कितना मैथ पढ़ाया हूँ, मुरली सर भी पढ़ाया, मैं भी पढ़ाया हूँ, कम से कम 20 क्लास मैथ पढ़ाया हूँ, दोनों टीचर मिलकर 20 क्लास फिजिक्स का क्लास में 20 क्लास मैथ पढ़ाया गया है। लेकिन उनके क्लास में अब जब 11th क्लास के साथ आप करिएगा, कहीं इंटीग्रेशन आएगा ना तो देखिएगा उनका पेन नहीं रुकेगा। उनके क्लास में अब उनको अपने अकॉर्डिंग 10th के बाद ही टर्न कर दिया, कहानी ख़त्म, तुमको मैथ से डर ही नहीं लगेगा। उनको तो यहाँ आता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन विथ इंक्रीजिंग स्लोप, बहुत एफर्ट लगाना पड़ा, बट फिर भी वहाँ तक चीज़ों को दे दिया गया। करेक्ट, अब समझ रहे हैं टाइम कहाँ लगता है। NCERT में कहीं पे है मैथमेटिकल टूल? नहीं है। तुम यहाँ देखिए, मेरा क्वेश्चन ये था कि 0 से 5 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस निकालना है, कितना सेकेंड का। और मेडिकल वालों के लिए और आसान बात हो सकता है कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो। अब मैं आपके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, डेल्टा एक्स कर लीजिएगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू किसके बीच का डेल्टा एक्स, नहीं जनरलाइज डेल्टा एक्स कर लेंगे ना। और डेल्टा एक्स करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट करेंगे, और यहाँ पे t लिखते हैं मतलब t इक्वल टू 0 से ले रहे हैं। ये तो पता है ना कि ये फार्मूला तभी काम करेगा जब t स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम क्या रहेगा 0, ये तो पक्का पता है। x नॉट तो पता रहेगा t इक्वल टू 0 का, ये तो कंडीशन ही था काइनेमेटिक्स का कि अगर x दे रहे हैं तो कुछ मुझे कुछ कंडीशन देना पड़ेगा। तो दिस इक्वल टू uxt अब प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू uxt प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स नॉट। ये रेडीमेड कहीं पर लिख के रख लीजिएगा, ये तो लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस एक्सप्रेशन से आपको क्या मिलेगा सर, इस एक्सप्रेशन से मुझे x का कोऑर्डिनेट पता चलेगा किसी भी टाइम पे। करेक्ट, 0 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, किसी भी टाइम पता चल गया। ये आप रेडीमेड अलग लिख लीजिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं लिखे थे, मुझे बस x एज कितना बार तो पूछे हैं x देकर फाइंड द x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा गया है ना। तो x देकर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया, यहाँ तक आ गए। चलिए अब मान लेते हैं कि मुझे 0 से 5 सेकेंड के बीच में Vx इक्वल टू 0 किए, और यहाँ सॉल्व करने के बाद मुझे 2 वैल्यू मिला। कौन कौन सा वैल्यू? करेक्ट, तो अब मेरा इंटरवल क्या रहेगा, 0 से 2 सेकेंड में अलग डेल्टा एक्स निकालेंगे 1 मिनट, 2 से 4 के बीच में अलग निकालेंगे, और 4 से 5 के बीच में अलग निकालेंगे। करेक्ट, तो इसका डेल्टा एक्स आपको चाहिए, बातों को समझना है। इसका डेल्टा एक्स चाहिए, इसका डेल्टा एक्स चाहिए, इसका मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, और यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए, और यहाँ का कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ का कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, राइट।
तो क्या इसमें t इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या x t इक्वल टू 2 सेकंड का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। फिर इसमें t इक्वल टू 4 सेकंड पुट करेंगे तो t इक्वल टू 4 सेकंड का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, और t इक्वल टू 5 सेकंड पुट करेंगे तो t इक्वल टू 5 सेकंड का। तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट था अलग अलग टाइम का कोऑर्डिनेट वो पता चल गया। अब बस इसका मॉडुलस ले लीजिए, अब ऐड कर दीजिए, हो गया, कहानी खत्म। करेक्ट है ना? कोई प्रॉब्लम? फिर से एक प्रॉब्लम लिया जाए। सर यहाँ तक तो सही लगता है जब कहानी सुनाते रहते हैं। अच्छा, अब 1 मिनट टाइम ले रहा हूँ। देखिए, मेरे टीचर इस थ्योरी को 5 मिनट भी नहीं लिए होंगे। यहाँ देखिए, जो IIT एडवांस का जो बच्चा तैयारी करता है, बस मेरे टीचर बोले कि आपको एक करना है, दैट्स इट। क्या करना है? इससे डिस्टेंस मिल जाएगा जहाँ से जहाँ के बीच में चाहते हैं। इसको ऐसा कोई लाइन ही नहीं ड्रॉ कि SSC तोड़ कर सिखाने के लिए। अब मुझे मेडिकल का बैच में आना कर पढ़ाना पड़ रहा है या मिक्स का बैच है, अदरवाइज IIT एडवांस का क्लास लेते रहेंगे अगर फुल स्विंग में, तो मैं बोलूँ बस ये काम कर लीजिएगा। तो सर इस काम से कैसे होगा? इसमें तो इतना कुछ करना पड़ रहा है, राइट? डेमो दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ देखिए, बस इतना ही सिखा के चल दिए। इससे मेरा सारा प्रॉब्लम जीरो तक का बन गया। उसके बाद मुझे दिमाग लगाना था। मान लेते हैं कि x का एक्सप्रेशन, x लिखना नहीं है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और ux था 10 और x0 था 5। कितना था? 5। तो मैं x माइनस x0, मेरा टारगेट था कि मुझे ये काम करना है, करेक्ट? तो इसके लिए ये लिखेंगे 10t और माइनस टी स्क्वायर, है या ना? तो x इक्वल टू 10t माइनस टी स्क्वायर और प्लस x0, मतलब कितना हो जाएगा? 10t माइनस टी स्क्वायर और प्लस 5। ये तो x है ना, लेकिन मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए करना क्या है? मॉडुलस ऑफ dx का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? तो मॉडुलस ऑफ dx के लिए पहले मुझे dx चाहिए होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, करेक्ट? ये सब बस सुन के छोड़ दीजिए। 10 माइनस 2t, देन dx इक्वल टू 10 माइनस 2t dt, हाँ या ना? अब इसका मॉडुलस लेंगे। तो सर dt पे क्यों मॉडुलस नहीं लगाए? चेंज इन टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। चेंज इन टाइम ऑलवेज क्या होता है? अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो dx इक्वल क्या था? 10 माइनस 2t, यही टोटल डिस्टेंस रहेगा। और कल नहीं सिखाए हैं हाउ कैन वी इंटीग्रेट द मॉडुलस? यस, मतलब ये खुद से सोचना है कि मुझे dx कैसे चाहिए, कैसे मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। तो बस ये एक्सप्रेशन आया तो हम लोग क्या करते, इतना चीज़ों को तोड़ते नहीं, ऐसे करके आगे बढ़ जाते। बट इसी चीज़ को मेडिकल वाले बच्चों को ऐसे तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ, ठीक है? करेक्ट है ना? ये आप लोग के लिए हिंट दे दिया कि सम टाइम्स आपका एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे dx ऐसे निकाल लीजिएगा, x निकाल कर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है? चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट
डिस्टेंस बिटवीन 0 to 6 सेकेंड। ये हो गया ना, 0 से निकालिए पहले, इसी को सॉल्व करिए, इसमें बाद में सेकंड क्वेश्चन लेंगे। आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। चलिए 1 मिनट, और पार्टिकुलर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन लिख लीजिएगा। पार्टिकुलर स्टार्टिंग फ्रॉम x0 इज 0। आप लोग ट्राई करेंगे? आप एक नया क्वेश्चन आएगा। अगर एक सजा फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एक सजा फंक्शन ऑफ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 6 सेकंड। आंसर कितना है? आप इस पूरे क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने x तो दिया हुआ 0, क्या t इक्वल टू 5 सेकंड पर कोऑर्डिनेट निकाले, कितना है? 25। और t इक्वल टू 6 सेकंड पर कोऑर्डिनेट निकाले, आप 5 सेकंड 24 है। अब क्या करना है स्टूडेंट? 25 माइनस 0 प्लस 25, दो ही टर्म रहेगा ना, एक क्यों रहेगा? क्या करेक्ट आंसर है? नहीं, सही कर दिया लास्ट में। कितना आंसर है? वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक से जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक से जब फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे, उसका मुझे रिक्वायरमेंट होगा
मैंने एक्स एज ए फंक्शन ऑफ यहाँ देखिए एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला तो ए फॉर्मूला लिखेंगे। भाई आपके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपके हाथ में, यहाँ देखिए चीज़ों को ऐसे समराइज करते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए आपके हाथ में 3 ही क्वेश्चन है ना, जैसे 2 में टाइम है, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी में टाइम है और इसमें टाइम है, बाकी थर्ड फॉर्मूला में टाइम है क्या? और तब आपसे मैं पूछ रहा हूँ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे चाहिए, इसको अप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और मैं किसी भी टाइम के लिए मैं एक्स चाह रहा हूँ, मुझे एक्स का एक्सप्रेशन चाहिए फॉर एट एनी टाइम टी, तो कोई टाइम इसमें डेल्टा एक्स नहीं लिया हूँ, फॉर एनी टाइम। ये क्या हुआ? एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? इसमें कोई टाइम पुट नहीं करना है मुझे, बाद में पुट करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक्स माइनस 0 कर दें इक्वल टू कितना? 10t माइनस टी स्क्वायर, 10t माइनस व्हाट? यहाँ तक आ गए हैं सब लोग? चलिए तो 10t, एक मिनट, ये रेडीमेड बना के रख लीजिए, ये आपका हो गया एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें किसी भी टाइम पे मुझे एक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा अगर मेरा रिक्वायरमेंट होगा तो। उसका सेकेंड स्टेप क्या करते हैं एवरीवन? आप ही लोग मुझे गाइड कीजिए। चेक करते हैं कहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में आया है, राइट? कहाँ कहाँ पे पार्टिकल किस किस टाइम पे। यहाँ देखिए आपका टाइम खत्म हो गया, तो उसके लिए वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस एक्स इंटू टी लिखेंगे। एक यहाँ तक काम किए हैं, तो वी एक्स इक्वल टू क्या आया है? अब उसके बाद क्या करना है? 0, तो 10 माइनस 2t इक्वल टू 0, इसको अंदर t इक्वल टू व्हाट? ओके, इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल 0 से 6 सेकेंड के बीच में एक बार रेस्ट में आया है। इसका मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? डेल्टा एक्स का मॉडुलस 0 से 5 का अलग और डेल्टा एक्स का मॉडुलस 5 to 6 का अलग, करेक्ट? और डेल्टा एक्स का मॉडुलस 0 से 5 सेकेंड का मतलब, इसका मतलब है कि इसमें हम लोग x1 माइनस x0 कर देते हैं 5 सेकेंड का, t इक्वल टू 5 सेकेंड का कोऑर्डिनेट का नाम x1 देते हैं, और t इक्वल टू 6 सेकेंड का कोऑर्डिनेट का नाम x2 देते हैं, और t इक्वल टू 0 का तो x0 है ही। बात मत कीजिए स्टूडेंट, देखे तो सही है। इसका मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे 2 अलग अलग इंटरवल का डेल्टा एक्स सेपरेटली निकालना है, उसका अलग से मॉडुलस देना है, और फिर क्या करना है? ऐड कर देना है। तो क्या हम लोग t इक्वल टू 5 सेकेंड का कोऑर्डिनेट आप नहीं निकाल सकते? इसमें t इक्वल टू 5 पुट करके कितना आ गया? तो x1 निकल जाएगा, x1 क्या रहेगा? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितना? 25। इसी का नाम क्या मैंने दे दिया है? क्या x निकल जाएगा t इक्वल टू 6 सेकेंड का कितना? 24। इसी का नाम मैंने क्या दे दिया था? इसे पुट कर दीजिए भाई, कितना हो जाएगा? 25 माइनस 0 अब प्लस 24 माइनस 25, अब प्लस 0 माइनस 24 फिर नहीं करना है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26 मीटर। ये सच में टफ था क्या? लेकिन बढ़िया था, मतलब अब आप मिस्टेक आपसे नहीं होगा, और नीट का लेवल तक यहाँ तक ही आएगा, हो जाएगा। चलिए इस यहाँ देखिएगा, इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड, इस सेम क्वेश्चन में बाकी जिनको जो क्वेश्चन दिया वो सॉल्व करते रहिएगा, या आप लोग भी देख लीजिए। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 टू, ये नहीं, इसको रहने दीजिए, अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए माहौल तैयार करके रखे हैं। अभी इसका एक और पार्ट बचा हुआ था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, सेम क्वेश्चन के लिए फॉर दिस क्वेश्चन ओनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन में हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन के लिए किसके बीच का बोल रहा हूँ? 0 to 4 सेकेंड। लेकिन आपका पार्टिकल 0 से 4 सेकेंड के बीच में रेस्ट में आया है? नहीं आया है, तो हम लोग के लिए अच्छी बात है, और आपके लिए और अच्छी बात है कि आप रॉन्गली बट करेक्ट हो जाइएगा।
क्योंकि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आप डिफरेंस नहीं भी पता रहता तब भी आपका आंसर क्या रहता, सही रहता। करेक्ट है ना। तो 0 से 4 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकालना है और पार्टिकल रेस्ट में 5th सेकेंड पे आ रहा है, इसका 0 से 5 सेकेंड के बीच में उसने डायरेक्शन चेंज, जिस इंटरवल में डायरेक्शन चेंज अगर नहीं होता है तो उस इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। एक अच्छी बात थी नहीं। तो यहाँ पे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तब भी आप सही आंसर लगा के आ जाते। फ्यूचर में अगर टीचर बने, यहाँ देखिए पहली बात तो कि बनेंगे तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत नॉलेज के साथ बनना पड़ेगा टीचर। और टीचर बने तो चीज़ों को रिप्रेजेंट तोड़ तोड़ कर करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, इनफाइनाइट, कैसे चीज़ों को आसान से आसान भाषा में लेकर आए बोर्ड पे, राइट। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में सिंपली सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है जो कि फर्स्ट जो 2 पॉइंट लिखवाए उसमें पहला पॉइंट यही था कि गिवन टाइम इंटरवल के बीच में अगर पार्टिकल अगर रेस्ट में नहीं आता है, डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो 0 से 4 सेकेंड के बीच में सिंपली ये इसी को निकाल लीजिएगा। ये वैल्यू कितना रहेगा, 10 × 4 अब प्लस हाफ इंटू बोलिए -2 × 4 कितना हो जाएगा एवरीवन, कितना, इसी का मॉडुलस ले लेंगे, हालांकि यह तो पॉजिटिव था ही, 4 का स्क्वायर 24 आएगा। तो यही आपका क्या रहा, डिस्टेंस भी रहा और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक सेम हो गया। क्यों सेम हुआ, कि 0 से 4 सेकेंड के बीच पार्टिकल कहीं भी मुड़कर नहीं आया, डायरेक्शन चेंज। कल बताए थे ना कि मॉडल्स का जाकर दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ा मॉड किए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा। एक मेथड रहेगा मेडिकल मेथड, x = समटाइम्स ऐसे भी दिया जाएगा, x दिया जाएगा, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 6 सेकेंड, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 6 सेकेंड। यहां देखिए स्टूडेंट, एक मिनट यहां देखिए, तो इसमें क्या देकर क्या पूछ रहे हैं, x, एक मिनट, x देकर डिस्टेंस पूछ रहे हैं, राइट। यहाँ पे वो 3 फार्मूला काम नहीं करेगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, टाइम बचा रह जाएगा। एक बार दिमाग में दौड़ाइए ना, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या टाइम गायब होगा, नहीं होगा। इसका मतलब एक्सेशन कांस्टेंट है, x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, वी गेट x, वी गेट व्हाट, x, करेक्ट है ना। लेकिन फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पे कोई फर्क, तो आपको तो अब रेडीमेड x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दिए। एक मिनट मेरे साथ सॉल्व कीजिए सब लोग। इस एक्सप्रेशन का पावर ये है, क्या पावर है, कि किसी भी टाइम पे x का कोऑर्डिनेट दे देगा, ये तो पता है। ये काम तो रेडीमेड मैंने आपके लिए कर दिया। फर्स्ट मेथड, अभी भी सेम थीम पे रहिए। 0 से 6 सेकेंड के बीच में अगर डिस्टेंस पूछे हैं तो क्या करना चाहिए एवरीवन, पहले 0 से 6 सेकेंड के बीच का आप डायरेक्शन चेंज के लिए करेंगे, क्या करेंगे, तो मतलब पार्टिकल कहाँ कहाँ पे रेस्ट में आया है, तो पार्टिकल कहाँ पे रेस्ट में आया उसके लिए Vx निकालना पड़ेगा। सेम थ्योरी को लगाएंगे, तो Vx तो दिया हुआ है नहीं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या Vx निकाल लेंगे। Vx कितना होगा, ये आ गया Vx। उस बाद सेकेंड स्टेप क्या बोले थे,
फाइंड आउट द टाइम वेयर पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, करेक्ट। तो Vx इक्वल टू 0 करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8 इक्वल टू 0 कीजिए, कितना आ जाएगा? तो t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू, और मुझे डिस्टेंस कितने, कौन सा इंटरवल निकालना था? 0 से 6 सेकेंड के बीच में, राइट। तो 0 से 6 सेकेंड के बीच में कितना इंटरवल अलग लेना पड़ेगा डेल्टा एक्स के लिए? 3 इंटरवल। पहला क्या इंटरवल कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 2, दूसरा इंटरवल 2 से 4, और तीसरा इंटरवल, यस। इसका मतलब है कि हम लोग को कौन कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए? एक t इक्वल टू 0 पे x चाहिए, इसको x0 बोल देंगे। एक t इक्वल टू 2 पे कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसको x1 बोल देंगे। एक t इक्वल टू 4 पे कोऑर्डिनेट चाहिए, x2 बोल देंगे। और एक t इक्वल टू 6 पे कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसको, करेक्ट है ना एवरीवन? इतना कोऑर्डिनेट आपको 4 कोऑर्डिनेट चाहिए। कौन कौन सा टाइम का? 2 0 भी ना, 0 2 4 एंड 6। तो क्या इन चारों टाइम का यहाँ इसे पुट करके 1 बाई 1 नहीं निकाल लेंगे? तो t इक्वल टू 0 पे x का कोऑर्डिनेट क्या है? फास्ट बोला कीजिए भाई। तो t इक्वल टू 0 पे x0 कितना हो गया? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा? बोलिए फास्ट। आंसर मुझे भी नहीं पता है, मैंने क्वेश्चन सेट कर, इसलिए मैं वहाँ पे रफ कर रहा था, क्वेश्चन सेट कर रहा था। इसमें t इक्वल 2 ही तो पुट करना है। एट बाई 3 माइनस 12 12 और प्लस 24, सॉरी 16, कितना आया कैलकुलेट करके? 20 बाई 3, 20 बाई 3। चलिए अब t इक्वल टू 4 सेकेंड में बताइए, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या होगा? x2 का वैल्यू 4/3। सब लोग एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा स्टूडेंट, आंसर में फर्क आ जाएगा अगर कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो। और t इक्वल टू 6 सेकेंड पे क्या होगा? अगेन 20/3। सब लोग चेक कर लीजिए, क्या सही है? वैल्यू निकाला हुआ अलग अलग टाइम का, x का कोऑर्डिनेट सही है? ये ठीक है? अच्छा, एट बाई 3 है। एक मिनट खुद का काम कीजिए, पहले वो बताइए वैल्यू। ये वैल्यू बता ही नहीं रहे हैं, बस टाइम ही पुट करना है और उसके बाद जोड़ घटाव करना है सिर्फ।
4 सेकेंड प्लस 16/3 है क्या? 16 और दिस वन भाई एलसीएम ही तो लेना रहता है। चलिए स्टूडेंट आप लोग एक काम कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। दिस इज द फाइनल आंसर राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x0, x1, x2 एंड x3 आफ्टर सो मच हार्ड वर्क। मैं ही बोर हो जाऊंगा। यहाँ देखिए, तो मेडिकल वाले बच्चों के लिए बिल्कुल इस मेथड से डिविएट नहीं करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, डोंट वरी, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। आपका मैक्सिमम 1-2 टाइम इंटरवल का रहेगा। एक बार पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट, ये मेरा जो पूर्वानुमान है कि मैं क्वेश्चन दिखाऊं, बट एक्चुअल में यहाँ देखिए, अगर मानते पहली बात तो ये 1 मिनट में नहीं बनेगा, लेकिन बहुत फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो बन सकता है। थोड़ा लेंदी इसमें कैलकुलेशन आ गया, थोड़ा आसान कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिएगा, सेकेंड मेथड मेडिकल वाले बच्चे ना देखें तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि तो इससे भी आसान है, अगर मुझे काम करना रहता तो इतना इंटरवल के लिए मैं सोच, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में हम लोग को फिर से काम करना ही पड़ता। क्या करेंगे? dx/dt, तो dx/dt कितना मिलेगा? ले देकर बात वही है स्टूडेंट। तो dx इक्वल टू व्हाट? t² - 60 + 8 dt, और उसके बाद इसका मॉडुलस लीजिएगा तो इसका मॉडुलस हो जाएगा। और आपको डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट किसको करना है? मॉडुलस ऑफ dx को, राइट। इसका मतलब t² - 60 + 8, यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन का जो वैल्यू रहेगा 100% सेम हो जाएगा, करेक्ट। वो चेक कर लीजिएगा। एक मिनट, अब एक मिनट ध्यान से भाई, यहाँ भी तो आप इसको जीरो करना पड़ेगा और लिमिट ब्रेक करना पड़ेगा। एक मिनट, किसको जीरो कर रहे हैं? इस क्वांटिटी को, ये था Vx, क्या था? Vx, करेक्ट है। और एक मिनट, आपको नहीं लगता कि ये Vx है और Vx का मॉडुलस है, अब Vx का मॉडुलस को बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड इक्वल टू क्या लिखते हैं? dx/dt या मॉडुलस ऑफ dx/dt? ds/dt लिखते हैं भाई। क्या लिखते हैं? ds/dt, करेक्ट है ना। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, कभी भी स्पीड के लिए dx/dt मत लिखिएगा, इसका मॉडुलस लिखिएगा, राइट। तो जैसे ही मॉडुलस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? dx का मॉडुलस अब बाई व्हाट? dt तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और dx का मॉडुलस का मतलब क्या? थोड़ा डिस्टेंस, ds/dt। तो ds इक्वल टू व्हाट? तो किसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा? Vx को या स्पीड को? स्पीड को। बट इतना इन सब चीज़ों में मैं आपको उलझा कर नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए जैसे चीज़ों को तोड़कर सिखाया गया है। जेई मेन वाले बच्चे दोनों मेथड से देख लीजिए, बट मेडिकल वाले अपना एक रास्ता बना के रखिए कि ऐसे ही सॉल्व करना है। एक तो सॉल्व हो नहीं रहा था, ऊपर में थोड़ा जानना स्टार्ट किया तो इसमें रिसर्च नहीं करेंगे भाई, ऐसे ही करना है। कैसे करना है? जैसे आपको तोड़ कर बताया हूँ, करेक्ट।
अब लिखिए, हेडिंग बनाइएगा, ग्राफ रिलेटेड टू वन डायमेंशनल मोशन। ग्राफ रिलेटेड टू वन डायमेंशनल मोशन। और ये तो माइंड में है ना कि अभी आप लोग एक्सप्रेशन कांस्टेंट के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीखे हैं। बात मत कीजिए, बाकी सारा काम कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम पे सोच सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, 1/1 आते हैं। पहले ग्राफ के सेक्शन से भी आपका क्वेश्चन आता है। आप बात मत कीजिए प्लीज। यहां देखिए, बताइए फिजिक्स में आपको एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया है, मतलब सिर्फ एक्स मोशन है। एग्जाम में अगर सिर्फ एक्स वर्सेस टी का ग्राफ दिया हुआ है, मतलब बाई मोशन और जेड मोशन नहीं है। तो एक्स वर्सेस टी के ग्राफ से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है? किसी भी ग्राफ, एक मिनट, ज्योमेट्रिकली किसी भी ग्राफ से दो चीज़ हम लोग देखते हैं, या तो स्लोप नहीं तो एरिया, या तो स्लोप नहीं तो एक्स वर्सेस टी का क्या क्या चीज़ आपके काम का है ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? फिजिक्स में बोल रहे हैं, फिजिक्स में यहाँ देखिए, एरिया का मतलब आप ये काम करना चाहते हैं, एरिया का मतलब इसका यूनिट निकाले हैं मीटर सेकंड। फिजिक्स में मीटर सेकंड का कोई मतलब है? दिमाग दौड़ाई तो पूरा फिजिक्स में, इतना फिजिक्स तो आपको भी पता है। मीटर पर सेकंड नहीं बोल रहा हूँ, तो हम लोग के लिए मीनिंगफुल है। इसका मतलब एक्स वर्सेस टी के ग्राफ देकर उसका एरिया पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो वही आएगा ना जो फिजिक्स में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इसका एरिया मेरे काम का नहीं है। तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ का मेरे काम का सिर्फ क्या रहेगा? ज्योमेट्रिकली स्लोप। क्या रहेगा? स्लोप रहेगा। करेक्ट है ना? लिखिए, एक कंक्लूजन कर रहा हूँ, मतलब एक्स वर्सेस टी ग्राफ में एरिया मेरे काम का फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मीनिंगफुल सेंस है ही नहीं। यूनिट चेक कर लिया, राइट? इन द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, इन द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, स्लोप एट एनी पॉइंट स्लोप एट एनी पॉइंट गिव्स, आगे आप लोग बोलिए, वी एक्स गिव्स, हाँ वेलोसिटी वी एक्स। चलिए यहाँ देखिएगा, तो बात मत कीजिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डील करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि ए पे वी एक्स क्या रहेगा, तो आप उस पर स्लोप देखिएगा, तो स्लोप क्या रहे लिखिएगा, डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी तो वी एक्स होता है, राइट? तो ये स्लोप क्या था? पॉजिटिव था। इसका मतलब है ग्राफ देखकर, ठीक है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे, बट ग्राफ देखकर आप इतना तो बता सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। ज्योमेट्रिकल इतना तो बता सकते हैं। बी पे स्लोप क्या है? और स्लोप का मतलब डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी का मतलब फिजिक्स में वी एक्स। और सी पे स्लोप क्या है? निगेटिव, और स्लोप का मतलब डी एक्स बाई डी टी, इसका मतलब वी एक्स एट सी।
तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ में मेरे काम का क्या है, ज्योमेट्रिकली स्लोप है। एरिया मेरे काम का, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अभी ए सेक्शन ही स्टार्ट हुआ है। अब मुझे बहुत सिंपल लैंग्वेज समझाइए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटेड एंड डी एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का क्या डिफरेंस है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटेड। देखिए मैं क्वेश्चन बहुत सीधा पूछता हूँ, आप इतना उलझा के आंसर देते हैं कि मैं ही उसमें घूम जाता हूँ। मैंने बोला कि मुझे बहुत लेमन लैंग्वेज में ऐसे बोलिए कि 8th और 9th क्लास के बच्चा को भी समझ में आ जाए। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है और एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, ये बताइए। गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक रहता है ना एक्सेलरेटर, एक ब्रेक भी तो रहता है। एक्सेलरेटर किस काम का, क्या काम करता है, स्पीड बढ़ाता है। बोलिए क्या बढ़ाता है, और ब्रेक, तो वही तो मैं पूछना चाह रहा था। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा ब्रेक कमालता है क्या, नहीं मैं डिफिनेशन चाह रहा हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सेलरेटेड, एनी कार इज एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी मत बोलिएगा, वेलोसिटी के टर्म में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्सेलरेटेड में किसी पार्टिकल का स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ते रहेगा जब तक पार्टिकल एक्सेलरेटेड रहेगा। क्या रहे, स्पीड बढ़ते रहेगा। अब ये नहीं सर कि मैं एक्सेलरेटर भी लूँगा और ब्रेक भी लगा के रखूँगा। दोनों में से आपको बोला कोई एक फंक्शन करना है। तो आप सिर्फ अगर गाड़ी का एक्सेलरेटर देते जा रहे हैं तो स्पीड कम होगा या बढ़ते चला जाएगा। डायरेक्शन पे की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन स्पीड तो बढ़ेगा, करेक्ट। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का। और ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने से भी तो फोर्स पीछे हो गया। तो रिटार्डेशन का में ऑलवेज स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक लाइन लिखिए, इफ, पहला पॉइंट, इफ स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, मैं डायरेक्शन इसमें एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। इफ स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस देन पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। इफ स्पीड इज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस देन पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। किस डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्शन मैंने मेंशन किया नहीं किया। मतलब दिस ए डिफिनेशन ज़्यादा बड़ा डोमेन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ स्पीड इज कंटिन्यूसली डिक्रीजेस देन पार्टिकल इज डी एक्सेलरेटेड। ब्रैकेट में लिखिएगा रिटार्डेशन मोड, ठीक है। आप सारे नोट्स अच्छे से बनाते हैं, मैं आपका नोट्स का जेरोक्स करूंगा। आपका राइटिंग बहुत बढ़िया है। तो आप जब अच्छे से एग्जाम दे लीजिएगा उसके बाद ऐसे सिर्फ फिजिक्स का लिखते हैं या ऑर्गेनिक भी लिखते हैं, ऑर्गेनिक लिखते हैं। मतलब इसमें इस बात के लिए नहीं घबराना कि कहीं पे कुछ मिस्टेक होगा, तो उतना तो हम लोग टीचर हैं तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट, डिफरेंस में पढ़िए मैंने क्या लिखवाया। और इसी डिफरेंस को पकड़ के रखना है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रागनी मिश्रा से, एक्स पॉजिटिव पार्टिकल एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड, जिनसे सबको मौका दूंगा। एक्स पॉजिटिव तो दो चीज़ है, एक्स पॉजिटिव और एक्स निगेटिव। इसका आंसर देवाशीष भी दे सकते हैं। इसमें पार्टिकल एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है, इसमें पार्टिकल क्या है, इसमें क्या है। सर दोनों ने एक्सेलरेटेड है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है।
देखिए मैं एक क्वेश्चन क्यों लिया उसके पीछे का वजह बताता हूँ। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब v इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो जहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी को एक्सेलरेशन के केस में मान लेते हैं। तो अभी तो आप 9th क्लास में है नहीं, ये मेरा क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है भाई, ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट था ही नहीं। मैंने क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट दिया था। यहाँ देखिए मेरा इस लाइन के अलॉन्ग को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, करेक्ट। मैं इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया और ये दौड़ रहे हैं और पीछे से कोई धक्का भी दे रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है। धक्का देने का मतलब एयर का फ्लो भी तो हो सकता है, लेकिन करेक्ट वे, राइट। तो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मुझे और हेल्प भी मिल रहा है। ऐसा हम लोग बहुत मतलब ऐसा सोचते थे, यहाँ पे तो पता नहीं चलता ना, बहुत एयर का फ्लो, विंड, बट गर्मी के मौसम में वहाँ पे एक लू चलती है बिहार में, लू नामी है, हीट वेव, और बहुत तूफान टाइप का। तो हम लोग साइकिल से स्कूल जाते रहते तो सोचते थे कि आज जब साइकिल से घर आ रहे हैं तो मेरे डायरेक्शन में एयर हो जाए, ऐसा दिली ख्वाहिश रहता था, ताकि कम भी पैडलिंग करना पड़े तो आराम से फोर्स लगता रहे, और उसके अगेंस्ट जाइएगा तो बढ़ ही नहीं पाइएगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है। तो एक्चुअली मैं जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूँ उसी डायरेक्शन मेरे ऊपर, उसी सेम डायरेक्शन में मेरे ऊपर फोर्स भी लग रहा है, तो मेरा स्पीड कम होगा या ज़्यादा होगा? वेरी गुड। लेकिन इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किए, अब पीछे से कोई हुक लगा कर पीछे खींच रहा है, तो स्पीड ज़्यादा होगा या कम होगा? पहला केस में मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम था या डिफरेंट था? सेम था। और दूसरे केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम था या अपोजिट था? अपोजिट था। इसका मतलब है कि डैम श्योर वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा, क्या रहेगा? फिर एक एग्जांपल लेते हैं। दो केस में पहला था एक्सेलरेटेड का, दूसरा था, अब मैं इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया, करेक्ट। इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, जब इस डायरेक्शन में दौड़ रहे थे तो मेरा वी एक्स पॉजिटिव था, क्या था? पॉजिटिव। और उसका दो केस लिए थे, एक्स पॉजिटिव, हाँ या ना, और एक्स, दो सिचुएशन सोचा गया था। इस केस के लिए क्या था? एक्सेलरेटेड, और इस केस के लिए क्या था? डी एक्सेलरेटेड, करेक्ट है ना। वैसे ही अब मेरा वी एक्स निगेटिव है स्टूडेंट, मैं इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया, मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, करेक्ट। इसको नेक्स्ट क्लास में लूँगा। और इस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट किया है, मेरे ऊपर फोर्स भी सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो मेरा स्पीड कम होगा या ज़्यादा होगा? स्पीड को लेकर बताइए। ज़्यादा होगा। और स्पीड बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेटेड, स्पीड बढ़ेगा मतलब, इसका मतलब इस केस के लिए वी एक्स निगेटिव और एक्स निगेटिव, दिस इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड। मेरा स्पीड बढ़ रहा है, कोई भी डायरेक्शन बढ़े बट स्पीड बढ़ना चाहिए, राइट, करेक्ट है ना। और अगर मैं इस डायरेक्शन में दौड़ रहा था, फोर्स मेरे जस्ट अपोजिट से लगते रहता, तो मेरा स्पीड ज़्यादा होता या कम होता? कम होता। इसका मतलब है कि आज के बाद एक्स पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ देखिए बिल्कुल 11th क्लास के बच्चे, एक्स पॉजिटिव और निगेटिव सिर्फ देखकर आप नहीं बता सकते हैं। एक्स पॉजिटिव और निगेटिव देखकर हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग साथ में क्या देखेंगे? वी एक्स देखेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक यही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक का मेन हेडिंग बना हुआ है ग्राफ इन वन डायमेंशन, ठीक है।